आज के क्लास में हम लोग विकास का संक्षिप्त विवरण के बारे में पढ़ेंगे कि विकास किस प्रकार से कहाँ से स्टार्ट हुआ था और पृथ्वी पर कब से कोई कोशिका का निर्माण हुआ था, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बताया जाता है कि जीवन का प्रथम जो कोशिका था, सबसे जो पहला कोशिका था, उसका निर्माण पृथ्वी पर कब हुआ था? तो 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब बहुत पहले। और इसके अनेक कोशिकाओं का ऑक्सीजन से को मुक्त करने की क्षमता थी, और इसमें ये जो कोशिका जो था, इसमें ऑक्सीजन मुक्त करने की क्षमता थी। धीरे धीरे एक कोशिका जीव बहुकोशिकाओं जीवों में परिवर्तित होते गया। तो पहले अगर बात करेंगे तो 2000 मिलियन पूर्व बताया जाता है कि एक कोशिकीय जीव बना था। उसके बाद धीरे धीरे ये परिवर्तन होके बहुकोशिकीय जीव बन गया, जिसमें जिस जीव में कोशिकाओं की संख्या एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और ये कब बन गया? लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो गया। लेकिन ये जो था अकशेरुकीय जीव बना। ये अकशेरुकीय जीव का मतलब होता है जिसमें रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, जब जेबरे रहित मछली, इसमें जेबरा नहीं हो, ठीक है, जेबरा रहित मछली प्राय 350 मिलियन वर्ष पूर्व था। 350 मिलियन वर्ष पर मछली का निर्माण हुआ था, जिसमें जेबरा नहीं था। वो 350 मिलियन पहले निर्माण हुआ था। फिर 220 मिलियन पूर्व समुद्री खरपतवार आए। समुद्र में जितना भी खरपतवार पाए जाते हैं वो कब आए? 320 मिलियन पूर्व आए। 320 मिलियन पहले जो खरपतवार होता है समुद्र के अंदर, वो सब पाए जाने लगे। आगे अगर बात करें तो ये धरती पर जो जीव पहले प्रकट हुए वे पादप थे। तो बताया जाता है सबसे पहले जो जीव प्रकट हुए वो धरती पर क्या था? पादप था, मतलब पेड़ पौधा था। ठीक है, सबसे पहले जो इस पर धरती पर आया। 350 मिलियन वर्ष पहले पंखों वाली मछलियां धरती पर आई थी। तो बताया जाता है 350 मिलियन पहले जो मछली आया था वो कैसा था? तो पंखा वाला था, पंखों वाली मछली थी। और अगर बात करें 1938 में, और 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पाई गई। 1938 में एक दक्षिण अफ्रीका में मछली पाई गई थी, जिसका नाम क्या? सीलाकैंथी थी। कौन सा? सीलाकैंथी थी, जिसे विलुप्त माना गया था। जिसको माना गया था कि ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन उस वक्त ये मछली मिला। कब? 1938 में। ऐसे प्राणियों को लोबोफन कहा जाता था। ऐसे प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के जो मछली मिलता है तो उसको हम लोग लोबोफन कहते हैं, या पालीपक्ष भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पालीपक्ष भी कहा जाता है। यह पहले उभयचर के रूप में विकसित हुए। तो ये जो पालीपक्ष जो जीव था, ये पहले सबसे पहले उभयचर के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, एवं वर्तमान समय में मेढक एक सैलामैंडर जीवों के पूर्वज थे। तो बताया जाता है जो मेढक था वो किसका पूर्वज था? तो सैलामैंडर एक जीव था। तो सैलामैंडर की ये क्या था? पूर्वज था, जो मेढक था। मेढक किसी का पूर्वज रहा है, और किसका पूर्वज रहा है? तो सैलामैंडर का पूर्वज रहा है। ये उभयचर के रूप में विकसित हुए। और जैसे कि मेढक से जो भी बनेगा वो उभयचर के रूप में विकसित होगा। ये उभयचर का मतलब बार बार बताते आ रहे हैं, जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। कछपत या कछुआ एवं मगर के उत्तराधिकारी है। तो बोल सकते हैं कि ये जो बताया जा रहा है सैलामैंडर जीव, यही इसी से किसका निर्माण हुआ है? कछुआ का, मगरमच्छ का, इसी से इसका निर्माण हुआ है। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकृति के सरीसृप आए। देखो 200 मिलियन पहले का बात करेंगे तो उस टाइम तक बहुत सारे सरीसृप आ चुका था धरती पर। जो रेंग का चलता है उसको हम लोग सरीसृप कहते हैं। तो सरीसृप बहुत सारे आ चुके थे, एवं लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व मछली जैसे सरीसृप के रूप में दिखाई दिए थे। अब देखो
200 मिलियन वर्ष पहले ये भी बताया जाता है कि मछली जैसा जो सरीसृप था उसका आकृति कैसा था, मछली जैसा था। पहले जो सरीसृप बना था उसका आकृति जो था मछली जैसा था। इनमें कुछ सरीसृप पृथ्वी पर डायनासोर थे। तो कुछ सरीसृप जैसे पृथ्वी पहले क्या था, डायनासोर था, जो कि अभी के डेट में ये नहीं पाया जाता। इनमें कुछ 20 फुट ऊंचे तथा कटार जैसे दांतें वाले थे। तो इसका ऊंचाई अगर बात करेंगे तो कितना, 20 फुट ऊंचा था। और इसका दांत जो था नाम कटार जैसा था, मतलब बहुत बड़ा। ठीक, 20 फुट ऊंचा, समझ सकते हैं कितना बड़ा हो। हम लोग का फुट में अगर 5 फीट 6 फीट के इंसान होते हैं, उस प्रकार से डायनासोर जो था 20 फीट ऊंचा था। 65 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए थे। ये बताया जा रहा है कि कब ये डायनासोर खत्म हो गया, तो 65 मिलियन वर्ष पहले ही डायनासोर खत्म हो गया, जिसके कारणों का पता नहीं है। अनेक लोगों का मत है कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण है। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि ये खत्म क्यों हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो गया। और इसका कंकाल वगैरह मिला था, जिससे पता चला था कि ये जीव पाया जा रहा था। आगे बात करेंगे, पहले स्तनधारी के जीवाश्म में छोटे आकार के होते थे। अगर पहले जो स्तनधारी जीव था उसका जीवाश्म में देखा जाता है, उसका आकृति बहुत छोटा होता था। स्तनधारी जीव सबको पता है, हम लोग भी स्तनधारी जीव है। जो अपने बच्चे को माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो स्तनधारी जीव कहलाती है। जिसके शरीर पर बाल होता है वो स्तनधारी जीव कहलाता है। और माँ के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते थे, और एवं माँ के शरीर के अंदर ये सुरक्षित रहते थे। सरीसृपों की कमी के साथ स्तनधारी स्थल में रहने लगे। और देखो, सरीसृप के जैसे ही कमी हुआ, पहले सरीसृप तो बहुत सारे जीव था, जैसे इसका कमी हुआ तो स्तनधारी जीव का निर्माण हुआ, जो कि स्थल पर रहने लगे। इस स्थान पर स्तनधारी घोड़े, हिप्पोपोटेमस, भालू आदि थे। तो उस टाइम का स्तनधारी का नाम दिया हुआ है घोड़े, हिप्पोपोटेमस, भालू थे। इन जीवों ने उत्तर अमेरिका में विस्तार किया। ये तो जीव था, ये उत्तर अमेरिका में अपने आप को क्या किया, सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ पे हुआ, तो उत्तरी अमेरिका में हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ऑस्ट्रेलियाई कंगारू भी जीवित रहे। अब देखो, महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ था, पहले बताया जाता है कि जो ये धरती पर जितना भी अर्थ वाला हिस्सा है सब एक ही जगह जुड़ा हुआ था, लेकिन ये क्या हुआ, बाद में ये टूट कर सब अलग अलग महाद्वीपों में बट गया, अलग अलग महाद्वीपों में बट गया। तो इसमें एक कंगारू, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू भी रहता था, ये भी एक जीव का नाम है। हवेल, डॉल्फिन, सील, समुद्री पाए जय जल में रहने वाले ये जीव का नाम दिया हुआ है। तथा हाथी, घोड़े, कुत्ते, स्थल पर रहने वाले जीव उत्पन्न हो गए थे। मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। तो मनुष्य का विकास एक सर्वाधिक सफलता का एक कहानी है। इसके पास भाषा, कौशल, आत्मबोध तथा सचेतना है। तो मनुष्य का विकास ऐसा हो गया कि इसके पास भाषा भी आ गया, कौशल भी आ गया, आत्मबोध भी आ गई, या सचेतना भी आ गया, सोचने समझने की क्षमता भी इसमें विकसित हो गया। अब डिटेल में दिया है कि मानव का विकास, अब एक चैप्टर ही है मानव के बारे में, लेकिन इसमें थोड़ा संक्षिप्त में ही दिया हुआ है मानव के बारे में। तो मानव का विकास बताया जाता है किस प्रकार से हुआ है। ड्रायोपिथेक्स एवं रामापिथेक्स नामक दो नरवानर में से, अब देखो, दो नाम दिया हुआ है जो वनमानुष बोला जाता है कि वनमानुष थे, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। अब ये 15 मिलियन वर्ष पूर्व आए थे। तो ये इसका निर्माण कब हुआ था, 15 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। इनका शरीर बालों से भरा हुआ था, तो इसके शरीर पर पूरी तरह से बाल था। ये गोरिल्ला तथा चिंपैंजी के सदृश चलते थे। तो जैसे चिंपैंजी होता है, गोरिल्ला होता है, उसी के सदृश ये चलते थे। डायोपिथेकस वनमानुष एप के सदृश था। तो डायोपिथेकस जो था उसका बनावट कैसा था, एक वनमानुष एप होता था, उसके तरह यह दिखता था। लेकिन रामापिथेकस जो था मनुष्य के सदृश दिखता था, लेकिन इसमें से जो रामापिथेकस था वो पूरी तरह से कैसा दिखता था, तो मनुष्य की तरह दिखता था।
अगर बात करेंगे 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव के सदृश प्राइमेटस और पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे। अब देखो, सबसे पहले बताया जाता है कि मानव 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था, और वो कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में, इसलिए कि उसका कंकाल वहाँ पे पाया गया था उतना पुराना। 3 से 4 मिलियन वर्ष मतलब सबसे पुराना कंकाल मानव का वहीं पे पाया गया था। इससे पता चलता है कि मानव अफ्रीका से ही निर्माण हुआ है। जिसकी ऊंचाई अगर बात किया जाए तो उस समय उसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं था, 4 फुट से ज़्यादा नहीं था, मतलब 4 फुट के आसपास उसका ऊंचाई उस समय माना जा रहा था। एवं खड़े खड़े सीधे चलते थे, वो भी खड़े खड़े सीधे चलते थे। तो इस तरह से ये पता चला कि रामाकृतिकस मनुष्य का सदृश, मतलब रामाकृतिकस से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है, यह अंदाजा लगाया जाता है। और ये बात करेंगे तो 3 से 4 मिलियन वर्ष पूरे इसका मनुष्य का बताया जाता है कि उसी टाइम से इसका निर्माण हुआ था, इसलिए कि उसी टाइम अफ्रीका, उसी उतना ही पुराना अफ्रीका में इसका कंकाल वगैरह पाया गया था। आगे दिया हुआ है, मानव का संभावित पूर्वज कवि के सदृश था, जो प्राइमेट या कॉपी के सदृश गिब्बन, ओरेंगुटान या गुलिरा, चिंपैंजी, बंदर, लीमर मानव से भले ही संबंधित है, लेकिन ये मानव शरीर की बनावट से बिल्कुल भिन्न है। अब देखो, बहुत बोला जाता है कि बंदर के जैसा था, मिलर के जैसा था, चिंपैंजी के जैसा था, इसी से मानव का निर्माण हुआ होगा, लेकिन इसका बनावट जो होता है ना, मानव से अलग होता है। तो मानव को सदृश जो दिखने वाला था वो कौन था? कपी था। मानव को सदृश दिखने वाला कौन था? कपी था। ठीक, यहाँ बताया जा रहा है मिलर छोटे आकार का वानर था। मिलर का बात करेंगे तो ये छोटे आकार का एक वानर था, जिसका मूंछ लंबी होती है एवं यह अधिकतर वृक्षों पर ही रहता है। लेकिन जो हम लोग लीमर का बात करेंगे तो इसका मूंछ लंबा होता है और अधिकतर ये वृक्षों पर ही पाया जाता है। केवल रात्रि में ये नीचे भूमि पर उतरता है। पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति कब हुआ था? तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था लीमर का। इनकी नाक, नाखूने अपेक्षाकृत काफ़ी छोटे थे। तो नाक का बात करेंगे, नाखूने का बात करेंगे तो इसका बहुत छोटा था। इसकी आंखें बड़ी थी, दोनों आंखों के मध्य चौड़ा स्थान था। तो दोनों आंख का बात करेंगे तो दोनों आंखों के बीच इसका चौड़ा स्थान देखने को मिल रहा था। इसे आंखों के इस्तेमाल बेहतर तरीके से करने देता था। लीमर का नखर का अभाव था, लेकिन अंगुलियों के नाखून है और इसके अंगुली भी छोटे थे। अंगुलियों में इसका भी नाखून पाया जाता था और इसका अंगुली भी क्या होता था? छोटा होता था। आगे दिया हुआ है आदि मानव ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। आदि मानव के बारे में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। पूर्वी अफ्रीका के स्थलों पर रहते थे। तो ये पूर्वी अफ्रीका के स्थल पर रहते थे। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ये पत्थर से बनी हथियारों से शिकार करते थे। अब देखो, ये इंसान की तरह काम करता था थोड़ा। आदि मानव, जो आदि मानव था, ठीक है, तो ये आदि मानव जो था वो पत्थरों से बने हथियार का इस्तेमाल करते थे। ये सर्वप्रथम फलों का ही भोजन करते थे। तो ये फल का ही भोजन करता। आदि मानव मतलब मानव का ही सामान था, वह इसी से मानव धीरे धीरे मानव के रूप में बदला गया। इसके कपाल, कपाल मतलब पूरा होता है, जो खोपड़ी होता है, को देखने से विदित होता है कि इनके दांत काफ़ी आधुनिक मनुष्य के समान थे। जैसा अभी इंसान के दांत होते हैं उसी के समान इनका भी अंदाजा लगाया जाता है कि वैसा ही था। इनका नथुना लीमर की भांति थी। नथुना मतलब वही हो गया, क्या बोलते हैं, नाक, ठीक, बल्कि नाक की भांति था। एवं चेहरे का उभार भी अपेक्षाकृत कम था। चेहरे पर जो उभार होता है वो कम था। इनके मस्तिष्क का आकार लीमर के मस्तिष्क की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था। अब जो लीमर हम लोग पढ़ रहे थे, जो बोल रहे थे कि वो भी इंसान की तरह ही होता है, लेकिन उसका जो मस्तिष्क था उससे ये बड़ा था, इसका आदि मानव का। खोज के पश्चात कुछ अन्य अस्थियां मिली जो भिन्न प्रकार की थी,
पर मानव के अस्थियों के मिलती जुलती थी। बहुत सारे ऐसे अस्थियां मिली जो अलग तो थी लेकिन मानव से मिलती जुलती थी। इसे हम होमो हेबिलिस कहा गया। जो ये सब अस्थियां मिल रहा था इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? तो होमो हेबिलिस का नाम दिए। इसके मस्तिष्क का आयतन अगर बात करेंगे, पूरा आयतन कितना गिरता था तो 650 से 80 सीसी का आयतन था। यह संभवतः यह मांस नहीं खाता था। तो अगर इसका बात करेंगे तो ये सब मांस नहीं खाता था। आगे दिया हुआ है जावा। जावा में 1900, जावा एक जगह का नाम है, 1991 में कुछ जीवाश्म मिले थे। 1991 में कुछ जीवाश्म मिला। जीवाश्म मतलब जो वही जमीन के अंदर जो भी मिलता है। 1.5 मिलियन वर्ष पुराना था और जो मिला था कितना वर्ष पुराना था? 1. यह हम बता भी दिए थे कि किसी भी जीवाश्म का उसको बताया जा सकता है कि वो कितना पुराना है। उन्हें होमो इरेक्टस बोला गया। उसको क्या कहा गया? तो होमो इरेक्टस कहा गया। एवं इसका मस्तिष्क का बात करेंगे तो देखो इससे भी ज़्यादा था। जो ये हम लोग दिए थे इसका नाम क्या दिए थे? होमो हेबिलिस दिए थे। इससे भी ज़्यादा था, ये 800 था, तो ये 900 सीसी का इसका मस्तिष्क था। ये मांस भी खाता था। और अगर होमो हेबिलिस का बात करेंगे तो ये मांस नहीं खाता था। फिर अगर बात करेंगे तो 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पहले का बात करेंगे, नियंडरथाल मानव जिसका मस्तिष्क का आयतन, नियंडरथाल मानव एक नाम दिया गया था, जिसका मस्तिष्क का आयतन कितना हो गया था? ये 1400 सीसी था। वे पूर्वी एवं मध्य एशिया के देशों में रहते थे। तो ये कहाँ पे इसका मस्तिष्क मिला था? तो पूर्वी और मध्य एशिया में मिला था। यह मृतक के शरीर को जमीन में गाड़ते थे। तो इनका एक और काम था, जो मृतक का शरीर था उसको जमीन में ये गाड़ देते थे। देखो मानव का जो पूर्वज होता है, मानव का तो होमो सेपियंस बोला जाता है। मानव का जो साइंटिफिक नाम होता है उसको हम लोग होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। होमो सेपियंस के बारे में दिया भी है। यह आधुनिक मानव है। इसी को मानव माना गया कि इसी से यही मानव का पूर्वज है होमो सेपियंस। यही मतलब हम लोग जो है वही है, होमो सेपियंस ही है। पृथ्वी पर इसका विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूरे हुआ, जो अफ्रीका में हुआ था बताया जाता है। तो जो मानव का विकास हुआ और कहाँ पे हुआ? तो 2 लाख वर्ष पूरे अफ्रीका में हुआ था, जहाँ से ये विभिन्न महाद्वीपों में फैल गया। जहाँ से अलग अलग महाद्वीपों में ये फैल गया। और इसके कपाल को देखने से प्रतीत होता है कि कपाल मतलब वही हम लोग का जो दिमाग होता है, तो दिमाग वाले से इसके दांत अपेक्षा के छोटा और क्रमिक होते थे, मतलब लाइन बाय लाइन रहते थे और छोटा थे। इसके जबड़े और नाक भी अपेक्षा के छोटा होता था और कपाल की तुलना में मस्तिष्क का आकार ऊंचा था। अगर इसका मस्तिष्क का आकार देखेंगे तो ऊंचा था और मस्तिष्क का प्रयोग अधिक करता था। अब अभी ऐसा कि होमो सेपियंस जो है मतलब हम ही लोग हैं और इसका मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा होता है। होमो सेपियंस में बहुत सारे गुण विद्यमान है। फलस्वरूप यह सर्वश्रेष्ठ जंतु के रूप में विकसित हो सका, जैसे उसमें वृद्धि का विकास, लेकिन उसे अन्य जंतुओं के अपेक्षा कुछ लाभों से वंचित होना पड़ा। लेकिन कुछ जंतु में जो चीज़ पाया जाता है वो हम लोगों में नहीं पाया जाता है। जैसे में दिया हुआ है, कुत्ते की अपेक्षा मनुष्य के तीक्ष्ण शक्ति होता है ना, घ्राण शक्ति नहीं होता है। अब देखो उसमें जितना सेंसिटिविटी होता है, जिससे सुनने की शक्ति जितना तेज होता है उतना मनुष्य में नहीं होता है। चमगादड़ की अपेक्षा मनुष्य में श्रवण शक्ति कम होता है। अब देखो चमगादड़ में श्रवण का शक्ति ज़्यादा होता है, मनुष्य में कम होता है। मनुष्य के गुफा चित्रों का रचना की, कृषि कार्य की किया और विभिन्न सभ्यताओं का विकास किया। अब देखो मनुष्य अलग अलग गुफाओं का निर्माण किया, अलग अलग चित्र बनाया, कृषि किया, ये सब कार्य मनुष्य में पाया जाता है। और विभिन्न सभ्यता, अलग अलग सभ्यता को लोग आज मानते हैं कि ये सब का विकास कर लिया मनुष्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। तो याद रखना है, मनुष्य का साइंटिफिक जो नाम होता है वो क्या होता है? होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर था जो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।